नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। देश के अंदर जब भी चुनाव होता है, राज्य हो या केंद्र हो, तभी एक सवाल हमेशा देश में उठता है। सवाल उठता है ईवीएम को लेकर। देश के हर एक नागरिक के दिमाग में ये सवाल उठता है कि ईवीएम है क्या, ईवीएम का मुद्दा क्यों देश में हावी रहता है। ईवीएम को लेकर कई बार चर्चाएं उठी, लेकिन हम आज उस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने देश में एक लंबा संघर्ष छेड़ रखा है ईवीएम के खिलाफ। न जाने कितने लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनकी एक ही आवाज है कि ईवीएम को सही तरीके से देश के अंदर लागू किया जाए। वो चुनौती से नहीं हटते, वो हर तरीके से केंद्र सरकार हो या फिर कोई भी संगठन हो, उससे टकराने से गुरेज नहीं करते। हिंदुस्तान के अंदर लंबी लंबी यात्रा कर वो देश को जागरूक करने पर हर 24 घंटे के अंदर उनकी यही सोच कि देश के अंदर किस तरह से निष्पक्ष चुनाव किया जाए। ये नौबत क्यों आई? जब से देश के अंदर ईवीएम आई तो ये तो कांग्रेस राज में भी थी। बहरहाल ऐसा क्या हुआ कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए। चलिए, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुजनों के एक बड़े नेता वामन मेश्राम जी। बामसेफ क्या है, सवाल ये भी है। बामसेफ को बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बामसेफ का पूरा मतलब क्या है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बामसेफ का पूरा मतलब क्या है, बामसेफ की स्टार्टिंग कहां से हुई, बामसेफ की नींव रखने वाले कौन थे, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज किस पैटर्न पे बामसेफ के लोग काम कर रहे हैं। कोई भी गांव हो, देहात हो, गली हो, नुक्कड़ हो, वहां आपको बामसेफ से जुड़ा आदमी, जैसे देश के अंदर संघ से जुड़ा आदमी मिलेगा, तो बामसेफ का आदमी भी मिलना तय है। ये देश के अंदर हमने देखा है और हम सुनते आए हैं। चलिए, आज उस शख्सियत से आपकी बात कराते हैं। वामन मेश्राम जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जनपद सहारनपुर में इनका आगमन हुआ, हमने सोचा एक छोटी सी वार्ता वामन मेश्राम जी से कर ली जाए। सबसे पहले सर, जनपद सहारनपुर में पधारने पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, सवाल कई खड़े होते हैं, जब चुनाव आते हैं सवाल खड़े हो जाते हैं ईवीएम को लेकर। अब तो गांव में भी आवाजें जाने लगी कि ईवीएम को लेकर संशय हमेशा जो है बरकरार रहता है। आपने एक लंबा संघर्ष ईवीएम के खिलाफ छेड़ रखा है, लंबा अभियान आपने चला रखा है। ये पूरा प्रकरण है क्या, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने का कष्ट करें। केवल इतना कहना है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, ये निर्णय देने की वजह से मैंने ईवीएम पर ध्यान देना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा कि ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया तो मुझे लगा कि तो बहुत भयंकर मामला है, फिर ये चालू क्यों है? अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है तो क्यों चालू है? मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निर्णय दिया उसके साथ साथ उसी तारीख को कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना होगा। तो इसके लिए पेपर टेल मशीन लगाए गए। तो पेपर टेल मशीन लगाने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे वोटर्स को पता नहीं, एक आदमी वोट डालने के लिए जाता है और ईवीएम मशीन में और वोट का रिकॉर्ड दो जगह तैयार होता है। एक ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आंखों से दिखाई नहीं देता, पेपर ट्रेल में कागज का रिकॉर्ड जो आंखों से दिखाई देता है। ये हमारे वोटर्स लोगों को पता ही नहीं है कि एक वोटर दे रहा है वोट। पहले बैलेट पेपर में एक होता था ना कागज, मगर अभी पेपर टेल लगने के बाद में वोटर एक है, रिकॉर्ड दो है। एक ईवीएम का रिकॉर्ड जो आंखों से दिखाई नहीं देता, पेपरलेस है। दूसरा पेपर टेल मशीन, वोट डालने के बाद पेपर बाहर आता है, शो होता है, 7 सेकंड रुकता है, उसमें दिखाई देता है कि आपकी मोहर कहां लगी है। 7 सेकंड के बाद कटकर कागज का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। फिर काउंटिंग होती है। काउंटिंग ईवीएम मशीन की होती है, पेपर टेल की नहीं होती है। पेपर टेल की मशीन लगाई गई है मगर काउंटिंग नहीं होती, काउंटिंग ईवीएम की होती है। और ईवीएम में कागज का रिकॉर्ड नहीं है। होता क्या है कि अगर वोट ट्रांसफर करना है दूसरे के नाम पर, मान लो मैंने ए आदमी को वोट दिया, अगर उसको बी को ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारी दुनिया के लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है। मैं आपको अभी सबूत करके बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है। आप लोग मैसेज टाइप करते हो कि नहीं? बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक है, आप मैसेज टाइप करते हो, टाइप करने के बाद शेयर होता है, दूसरे आदमी को ट्रांसफर करते हो, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने वोट डाला ईवीएम में, ईवीएम के अंदर आपका वोट गया, वो वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जिस तरह से ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है, उसी तरह से ईवीएम के अंदर डाला हुआ वोट भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है।
वो भी ट्रांसफरेबल है। अब वो ट्रांसफर होने के बाद में मैंने ए आदमी को वोट दिया, बी आदमी को ट्रांसफर कर दिया, बी चुनाव जीत जाता है, ए चुनाव हार जाता है, ए को चुनाव जीतना चाहिए था, वो हार जाता है, बी चुनाव जीत जाता है, और फिर इससे समस्या पैदा हो गई। मेश्राम जी, आप हुआ क्या नहीं जी क्लियर सुन लीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन का, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो क्या करता है, वोटर कैंडिडेट क्या कर, नहीं पेपर ट्रेल का मुझे गिनती चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाँ गिनती करना होगा, उसकी गिनती होती है। अब वो पेपर ट्रेल में वोट ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि कागज है, ये पेपरलेस है, ये ट्रांसफर होता है, ये पेपर है, ये ट्रांसफर नहीं होता, यहां वो चुनाव जीत जाता है। हारा हुआ आदमी पेपर ट्रेल में चुनाव जीत जाता है, डॉक्यूमेंट्री प्रमाणित हो जाता है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 373 लोकसभा सीटों में, कितने 373 लोकसभा सीटों में से 220 सीटों पर ज्यादा वोट निकले। आपको मालूम है 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को कितने वोट ज्यादा निकले? दूसरे का छोड़ो, नरेंद्र मोदी को कितने ज्यादा वोट निकले मालूम है? वाराणसी में 1,87,000 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ज्यादा निकला। 220 जगह पर 153 चुनाव सीट पर कम निकला। अब मैंने सोचा ले कम कैसे निकला? जहां बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव जितवाने के लिए वोट कम पड़ रहे थे, इधर से उधर ट्रांसफर कर दिए। इधर तो कम पड़ेंगे ना, फिर तो इधर 153 में कम पड़ गए, 220 में ज्यादा हो गए, तो इधर से उधर ट्रांसफर, हाँ तो ट्रांसफर कर दिए। इस तरह से हमारे पास डाटा है 373 का। आप लोगों ने कभी इस बात के लिए जानकारी नहीं की होगी कि चुनाव आयोग रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में प्रोविजनल डाटा घोषित करता है। बिल्कुल 7 चरणों में चुनाव हुआ, 4 चरणों का ही डाटा रिकॉर्ड में है, 3 चरणों का डाटा अभी तक घोषित नहीं है। अभी दूसरा चुनाव आ रहा है 2024 का। चुनाव आयोग ने केवल 4 चरणों का डाटा घोषित किया, 373 का। 373 का डाटा 4 चरणों का है, 3 चरणों का डाटा अभी तक नहीं बताया। वो भी किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, इस वजह से पता चल गया, पता लोगों को चल, अरे ये कैसे क्या, अरे ऐसा है क्या, डिलीट कर दिया। पर डिलीट करने के बाद फिर आप कह सकते हो कि आपको 373 का डाटा कैसे मिला? उसने प्रिजर्व किया, उसकी वजह से हमको मिला। तो चुनाव आयोग ने ये सारा डाटा, सारी चीजें फिर बाद में मानी। सर, आप एक लंबा रिकॉर्ड बता रहे हैं, तो इस पर विपक्ष क्यों खामोश है? देश के अंदर विपक्ष ने भी एक लंबी इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए ना। कांग्रेस ने 2 बार चुनाव इस तरह से जीत कर फायदा लिया जी, फिर भी अडवाणी को हरवा दिया। पहले तो अटल बिहारी को हरवाया, अटल बिहारी हो गए थे, घुटने फिटने सब खराब हो गए थे, उसने कहा अभी बहुत मामला खत्म हो गया। अडवाणी को 9 में हरवाया, तो अडवाणी को कहा मेरा तबीयत तो ठीक है, मैं तो और लड़ सकता हूँ, मैं तो ये जनता को बताऊंगा। तो आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने सुषमा स्वराज को, कांग्रेस के लोगों ने सुषमा स्वराज को और अरुण जेटली को कहा कि अडवाणी जी को आप समझाइए। आगे नहीं, अडवाणी जी सीनियर मोस्ट लीडर, उन्होंने हमको तैयार किया, हम नहीं समझा सकते। तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए, आरएसएस को कहा देखो अगर अडवाणी जी ने ऐसा किया देश खतरे में पड़ेगा, सारे देश भर में आग लगेगी। ये ऐसा आगे तो जनता, अडवाणी कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। अडवाणी जी राम यात्रा चलाई थी, तब भी फसाद हुए थे देश भर में, ये तो आपको भी पता है। एक जगह नहीं थे, देश भर में फसाद हुए थे। अडवाणी जी बड़े नेता है, अगर अडवाणी जी ने कहा कि वोट की चोरी कांग्रेस वाले कर रहे हैं तो देश भर में आग लगेगी, देश खतरे में पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा नहीं, देश खतरे में नहीं डालने दिया जाएगा। हम राष्ट्रभक्त लोग है भाई, ऐसे थोड़ी खतरे में डालने, इनकी मिलीभगत से सब कुछ। सुनो, आप पूरी सुनो ना, फिर देश खतरे में नहीं डालने दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें क्या फायदा होगा। आरएसएस ने कहा चलो ठीक है, अडवाणी जी को रोकते, हमें क्या फायदा होगा। 2 बार हमने घोटाला करके चुनाव जीता, 1 बार आप कर। अरे
अरे आपने 2 बार किया, आप एक कई बार हमको बोल रहे, बराबरी की बात है क्या? कोई बराबरी की सौदा भी तो बराबरी का होना चाहिए ना। कांग्रेस ने कहा नहीं, आप देशभक्त लोग हैं, आप भी 2 नंबरी काम करोगे क्या? कांग्रेस तो 2 नंबरी है, सारी जनता भी उसको 2 नंबरी कहती है, आप तो देशभक्त लोग हैं, अभी कर देशभक्त तो SC ST OBC को गधा बनाने के लिए चोला पहना हुआ आपने देशभक्ति का। जो तुम हो वो हम भी है, तो इसलिए 2 बार तुमने घोटाला किया, 2 बार हमको भी मौका होना चाहिए, तो हम चुप रहेंगे। इस वजह से दोनों लोगों की मिली भगत की वजह से इशू नहीं बना। मुझे मैदान में इसलिए रुकना पड़ा, अन्यथा क्या होता है, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी चिल्लाती है, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस वाली चिल्लाते हैं, डेली चिल्लाते हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों खामोश है। क्यों? दोनों फायदा ले रहे हैं। यहाँ पर वामन मेश्राम की आवाज कौन सुन रहा है? देश की जनता सुन रही है कि फिर सरकारें सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है? मेरी आवाज हमारे लोग सुन रहे हैं, और इस सुनने वाले लोगों को लेकर मैं आने वाले समय में भारत बंद करूंगा। नहीं माने तो EVM मशीन जो है 15 लाख बूथ पर फोड़ेंगे। ये तो ऐलान किया हुआ है, 15 लाख बूथ पर फोड़ेंगे। कई कई जगह फोड़ना शुरू हो गया, कर्नाटक में 2-4 जगह फोड़ना शुरू हुआ। मैंने कहा भाई अकेले अकेले मत फोड़ो, सब मिलकर फोड़ते हैं। फोड़ना कैसे ये भी मैं समझाऊंगा आपको। आखिरी कुछ लोगों ने कहा कि इससे जेल हो जाएगी। मैंने कहा गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे, ये छोटे हो गए थे। कहा महान हो गए थे तो मैं भी जेल में जाते जाते महान हो जाऊंगा। मैं कौन सी चोरी कर रहा हूँ, मैं कौन सी ठगी कर रहा हूँ, मैं कौन सी डाका डाल रहा हूँ। मैं तो लोकतंत्र को बचा रहा हूँ, संविधान को बचा रहा हूँ, देश को बचा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल हथियारबंद आंदोलन होगा। शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव का अधिकार संविधान ने दिया। अगर शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव नहीं करने दोगे तो फिर तो लोग हथियारबंद आंदोलन करेंगे। इसलिए मैं देश को बचाने का काम कर रहा हूं, ये बात है। आखिरी और अंतिम सवाल बहुत शॉर्ट में, बामसेफ है क्या चीज? बामसेफ BAMCEF अंग्रेजी शब्द है ना, एब्रीवेशन। B फॉर बैकवर्ड, तो बैकवर्ड SC ST OBC ब्रैकेट में, A फॉर एंड M माइनॉरिटीज, C कम्युनिटीज, E एम्प्लॉइज, F फेडरेशन, The ऑल इंडिया बैकवर्ड ब्रैकेट में SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। वे लंबा नाम बार बार लेना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए कांचीराम जी ने कहा छोटा बनाओ, छोटा बनाया BAMCEF। बहुत बहुत धन्यवाद वामन मेश्राम जी। एक छोटी सी वार्ता हमने वामन मेश्राम जी से की, और कुछ जो देश के अंदर हमेशा आवाज़ उठती है उन पर हमने बात की। हालांकि ये वो शख्सियत हैं, अगर इनसे हम 2 घंटे भी वार्ता करें तो एक ऐसे संघर्षशील शख्सियत के बारे में जानना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हमने छोटी सी वार्ता की। जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगो के गांव सलारपुरा में इस वक्त मौजूद हैं, और इनकी पूरी BAMCEF की टीम आज एक प्रोग्राम को यहाँ संबोधित करेगी। हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं और किन किन मुद्दों पर बात होगी। बन रही है हमारे साथ जनादेश TV इंडिया के लिए मैं सिकंदर अली के साथ इसराइल चौधरी। नमस्कार।